चलिए स्टार्ट कर लें। कल तो हम स्टार्ट किए थे वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर बाद में रोक दिए। पेपर देखे, पेपर दिमाग में हमारा आ गया, हमको लगे हम सॉल्व कर। ठीक है, तो आज फिर से हम लोग फिर से क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी देखें। इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज बाय एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। भैया इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो करंट इफ डेल क्यू बी द चार्ज पासिंग बाय क्रॉस सेक्शन in time del t, then I इक्वल टू कितना होगा? डेल क्यू बाई डेल टी। तो डेल क्यू अगर 1 कूलाम का हो, टाइम इलैप्स 1 सेकेंड का हो, तो करंट आई जो होगा वो 1 एम्पियर का होगा। ठीक है, यानी 1 एम्पियर का करंट बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब चलिए अब बात करें किसकी? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स क्या? अनचेंज, then the applied potential difference across any conductor is directly proportional to the current passing through it, ठीक है। कहने का मतलब फिजिकल कंडीशन सेम रहे, मतलब कंडक्टर को नहीं चेंज किया जाए, क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं लाया जाए, इस टाइप का कोई भी चेंज ना लाया जाए, तो क्या होगा ये कि उसका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा भी प्रोपोर्शनल रहेगा आई के। जब भी प्रोपोर्शनल होगा आई के, यानी कि जितना जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट क्या होगा? बढ़ेगा। ओम के हिसाब से कहने का मतलब है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट क्या होगा? बढ़ेगा। जिस रेशियो में आपका करंट होगा, जिस रेशियो में आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट को क्या रखना है? बढ़ना है। तो V इक्वल्स टू आर आई, where R is a constant, depending on nature of conductor। अब नेचर ऑफ कंडक्टर पर है, लेकिन कहानी क्या है कि अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा जाए और डिफरेंट टाइप के कंडक्टर लिए जाए, है ना, उसके ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज को अल्टर किया जाए या दूसरा कंडक्टर लिया जाए, तो देखने को ये मिलेगा कि किसी में कम करंट होगा, किसी में ज़्यादा करंट होगा। तो जिसमें कम करंट होगा उसमें आर फैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसमें करंट ज़्यादा होगा उसमें आर फैक्टर क्या होगा? कम होगा। एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ क्या? कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर तो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसके साथ क्या हो जाएगा? क्योंकि आर की वैल्यू V बाई आई होगी। आर का वैल्यू क्या होगा? V अपॉन आई होगा। तो V अपॉन आई होगा। अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होने पर अगर पासिंग करंट 1 एम्पियर का हो, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड जो होगा 1 किसका? ओम का होगा। तो 1 ओम इक्वल्स टू हाउ मच? 1 वोल्ट पर एम्पियर। करेक्ट।
एक 1 ओम का रेजिस्टेंस किसको कहेंगे? जो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस देने पर अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट पास आउट होता है तो ऐसे सिचुएशन में उसका रेजिस्टेंस होगा हमारा कितना? 1 ओम का। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ज़रा देखें रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन फिजिकल शेप। फिजिकल शेप पर क्या डिपेंडेंस है? चलिए एक कंडक्टर लेते हैं, इसके अक्रॉस अगर हम भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसके थ्रू आई करंट पास आउट होता है, कितना करंट पास हो रहा है? आई करंट। और ऑफर्ड रेजिस्टेंस तब इसकी कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। अगर ये मान के चले कि ऑफर्ड रेजिस्टेंस इसकी आर है, ठीक है, ओके, ऑफर्ड रेजिस्टेंस आर है, तो ये तो बेस सिचुएशन हो गया। अगर हम ऐसे 2 कंडक्टर ले ले एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल, उतने ही लेंथ का, उतने ही लेंथ का, उतने ही एरिया क्रॉस सेक्शन, उतने लेंथ का और उतने ही एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उतने ही लेंथ का और उतने ही एरिया क्रॉस सेक्शन का, तो क्या उम्मीद करते हैं? ऑफर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑफर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑफर्ड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एरिया क्रॉस सेक्शन वही ले रहे हैं, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन वही ले रहे हैं। और अच्छा, करंट तो इससे आई जा रहा था, तो इससे भी कितना जाएगा? आई करंट ही जाएगा। जितना आई इससे जा रहा था उतना ही आई क्या होगा? इससे जाएगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इसके रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ भी का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 2V का पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, ओके। करंट जो पास आउट होगा इसके थ्रू कितना होगा? आई करंट पास होगा, तो आर डैश कहते हैं। तो ऐसे में आर डैश देखते हैं तो V/R है, तो ये कितना हो जाएगा? 2R। रेजिस्टेंस कितना हो गया? डबल। लेंथ को अगर हमने डबल कर लिया तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस डबल, यानी R प्रोपोर्शनल टू L जाएगा, यानी लेंथ के प्रोपोर्शनल रहेगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। अब अगर तीसरे सिचुएशन में लेते हैं, जैसा कंडक्टर ये है वैसा ही एक कंडक्टर और ले लें, वैसा ही एक कंडक्टर और ले लेते हैं, जैसा कंडक्टर ये है वैसा ही एक कंडक्टर ले लेते हैं, ओके, वैसा ही एक कंडक्टर ले लेते हैं। तो ऐसा ही अगर एक कंडक्टर हम ले लेते हैं, या ऐसे समझिए, हाँ चलो, नहीं एक सेकंड, इसको आधा कर लीजिए, मान लीजिए इसको आधा कर देते हैं, क्या करते हैं? आधा कर देते हैं, स्लाइस करके हाफ कर देते हैं, करंट को हम हाफ कर देते हैं, करंट को हाफ मैंने एरिया को हाफ कर देते हैं, एरिया जो है सो A/2 कर देते हैं, ऊपर का एरिया A/2 और नीचे का एरिया A/2 कट करके हटा देते हैं, है ना, कट करके आधा कर देते हैं। तो अगर हम आधा कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उसी लेंथ L के लिए पहले जितना क्या हो रहा था, अगर I/2 करंट ऊपर से जाएगा, नीचे से करंट कितना जाएगा? I/2। पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन अगर A है तो आधी करंट ऊपर से जा रही होगी, आधी करंट नीचे से जा रही होगी। अगर नीचे का पोर्शन हम हटा लेते हैं, नीचे का पोर्शन हटा देते हैं, तो जो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, है ना, वोल्टेज तो वही रहता है, लेकिन अगर एरिया को आपने क्या कर दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया, तो ऐसे में ये कितना हो जाएगा? करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। करंट की वैल्यू अगर हाफ हो जाएगी तो ये 2V/I हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस डबल हो गया। या देखिए, लेंथ को डबल करने पर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, यहाँ हाफ करने पर डबल हो रहा है, उल्टा बात हो रहा है। यहाँ सीधा रिलेशन है, लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल, यहाँ हाफ करने पर डबल। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? एरिया की। माने एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज के हिसाब से देखा जाए तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, ठीक है जी। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। अब जरा सा एक बात देखिए,
प्रोपोर्शनल जा रहा है तो अब आर की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं रो एल अपॉन ए। तो रो क्या चीज़ होगी? आप किसी कंडक्टर के लेंथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज में कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। उसको पतला कर सकते हैं या मोटा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज की क्या डिपेंडेंसी होगी रेजिस्टेंस पर किसी भी कंडक्टर का, वो तो हम लोगों ने देखा कि लेंथ डबल करेंगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, या जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो एरिया क्रॉस सेक्शन पर बात ये उल्टा पड़ रहा है, जितना ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज़्यादा करंट जाएगा, रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ये लिए। अब आर तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो ले रहे हैं। तो अब ये बात किस बात पर डिपेंड करेगा? ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो है ये बात डिपेंड करेगा कि आपने मटेरियल कौन सा लिया, लोहा लिया, चांदी लिया, तांबा लिया, क्या लिया। मतलब रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मैटर ऑफ द कंडक्टर, कौन सा मैटर आपने लिया है। ठीक है ना? इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या किससे जानते हैं? रेजिस्टिविटी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, है ना? वी नो एज नेम इन द क्या, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इसके बाद तो हाँ, अब ओम्स लॉ के साथ इसको हम लोग रिलेट करते हैं। इस रिलेशन को ओम्स लॉ के साथ जरा सा रिलेट करते हैं। ओम्स लॉ के साथ हम लोग रिलेट करने के लिए चल रहे हैं। ओके, रिलेटिंग विथ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के साथ हम लोग इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, जरा देखिए, V इक्वस टू आई आर होता है। ठीक है, तो V इक्वस टू आई आर मतलब कितना, रो एल बाई ए। ठीक है, L को इसके नीचे दीजिए, रो को यहाँ रखिए, I बाई ए लीजिए, है ना? V बाई एल पोटेंशियल ग्रेडियंट, V बाई एल पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? E इजकल टू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी इजकल टू ई डी एक्स, है ना? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर v मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो E इजकल टू कितना हो जाएगा, v बाई एक्स, E इजकल टू v बाई एक्स। उसी तरह से L लेंथ का कंडक्टर है। ओके, तो ये इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज क्या, E। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड रो I अपॉन ए, इसको ले रहे हैं J हैज़ बीन टेकन एज I बाई ए, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी, इसको करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है जी, करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी कहते हैं। ओके, तो J की वैल्यू 1 अपॉन रो E, J इक्वस टू 1 अपॉन रो E, मैंने इसको पलट दिया। तो अगर रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। ठीक, रेजिस्टिविटी है। 1 अपॉन रो इज टेकन एज, अगर रेजिस्टिविटी का उल्टा देखा जाए तो क्या होगा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा ले तो क्या होगा, कंडक्टिविटी। 1 अपॉन रो टेकन सिग्मा, इट इज कंडक्टिविटी। तो अब हम लोग जो J इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ई देख रहे हैं, इसको क्या लिखें, सिग्मा ई। ठीक, ये है रिलेशन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिंस E इज वेक्टर, सो J विल बी वेक्टर, J भी क्या होगा, विल बी वेक्टर।
ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर हो जाता है, ठीक है। चलिए जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक्स है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज़ व्हाट ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ क्या समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है किसका, करंट का, ठीक है। ओके चलिए सबसे पहली बात, एक बेसिक बात को हम लोग समझ लें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। ये तो लोग मिटाने वाले का समझाने के लिए हम इसको स्टॉप किए हैं, और इसमें ये इस टाइप के आयंस होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके बीच में जो मूव कर रहा होता है। तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इसके अक्रॉस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इसके अक्रॉस। तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर एक फील्ड डेवलप करता है, ठीक है। क्या डेवलप करता है, फील्ड, ओके। तो फील्ड डेवलप करता है, कंडक्टर के अंदर का फील्ड जीरो होता है स्टैटिक स्टेट में। इन स्टैटिक स्टेट में कई बार बोला हूँ, इन स्टैटिक स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, जब तक चार्ज सेटल डाउन ना हो। जब चार्ज सेटल हो जाता है तो तब उसके बाद जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जीरो हो जाता है। लेकिन जब आप कहीं पर पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो फील्ड डेवलप करेगा, चार्ज सेटल ही नहीं होगा, इसलिए उसके अंदर फील्ड बना रहेगा, है ना। अगर सेटल डाउन होगा तो इसके अंदर का फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये गया यहाँ टकराया, फिर टकरा करके यहाँ आया, ठीक है। टकरा कर फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे करते हुए तब ये बाहर की तरफ निकलता है। आ रही बात समझ में? तो टर्म को जानिए, हम इसको हम बोर्ड में इसमें नहीं लिखेंगे, हालांकि वीडियो में तो रहेगा ही। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, फ्री पाथ। वो कहलाता है फ्री पाथ, ठीक है। और टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम, टू सक्सेसिव कोलाइजन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। इसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। टाउ कैसे लिखते हैं, टॉर्क वाला टाउ, ये है ना, ऐसा टू लिखिए और इसको ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। ये टॉर्क वाला टाउ, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहलाता है। लेकिन हर दो कॉलिजन के बीच का पाथ एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो जब किसी कंडक्टर की बात करते हैं, उसके फ्री पाथ की बात करते हैं, तो सारे पाथ का एक मीन लेते हैं, सारे पाथ का एक मीन वैल्यू लेते हैं, और उस मीन, तब हम बात करते हैं कि मीन फ्री पाथ, मीन ऑफ द फ्री पाथ, है ना। और टाइम, तो जब अलग अलग फ्री पाथ अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है क्या कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी डिफरेंट होगा। तो एवरेज ऑफ ऑल टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को क्या लेते हैं, कहते हैं एवरेज टाइम रिलैक्सेशन, उसको और कुछ कहना नहीं, ठीक है ना। एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, है ना, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अपन लोग लेते हैं, ओके। तो एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हम लोग लेते हैं। अब ये अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग होगा, जिसमें मान लीजिए फ्री पाथ ज़्यादा बेहतर है, उसमें ऑफर्ड रेजिस्टेंस कम होगा, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। जिसमें फ्री पाथ क्या हो, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। जब जिसका मीन फ्री पाथ ज़्यादा बड़ा होगा, उसमें बार बार टकराने की नौबत नहीं आएगी, तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी उसका क्या होगा, कम होगा। इस दौरान होता क्या है कि बार बार जब टकराता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होकर के फिर जब दोबारा जाता है तो फिर जीरो टू भी इसका क्या होता है, ये बना रह जाता है, ठीक है ना। जीरो टू भी ये बना रह जाता है। ऐसे में होता क्या है कि एक एंड से दूसरे एंड तक किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता नहीं है, टकराना है, जीरो होना है, फिर एक्सेलरेट होना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एक्सेलरेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर जाकर के दूसरे आयन से टकराना है, तो जीरो टू भी चलता जाना है।
तो इस वेलोसिटी का जो एवरेज लेंगे, यानी कि जिस एवरेज वेलोसिटी से एक एंड से दूसरे एंड तक ये जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, उसी को अपन लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे किसको? द एवरेज वेलोसिटी बाय विच electrons travel from one end to another end of any conductor is called drift velocity. Drift velocity, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस सिटी, छोड़ दिए तक इतना लंबा करना है, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक चीज़ देखिए जरा सा, वी हैव v इक्वल टू यू प्लस क्या at। v को हम लोग क्या जानते हैं? u प्लस at। इस केस में जब हम बार बार कह रहे थे कि तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u इनिशियल विल बी व्हाट? किसी का 0। u इनिशियल हमेशा से 0 होगा, ठीक है। तो जो v की वैल्यू होगी, किसी का भी जो फाइनल वेलोसिटी होगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी होगा, ये कम से कम 80 रहेगा, है ना। कोई लेके चले, आई लेके चलते, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि एवरेज ऑफ v फाइनल अगर चाहते हैं तो हम लोग को निकालना होगा एवरेज ऑफ at। एवरेज ऑफ at, तो एवरेज ऑफ at, तो ये जो इसका एवरेज निकालना चाहते हैं इस वेलोसिटी का, तो इसको क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही नहीं कहते एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी कोई क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें से ये एवरेज ऑफ टी, फाइनल टी, एफ का ऐसे कोई नाम दे दिए, कुछ कहना नहीं है ना। तो इसको कह लें क्या? टाउ, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? टाइम, दैट इज व्हाट? एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। एवरेज टाइम ऑफ क्या? रिलैक्सेशन। इसको एवरेज टाइम ऑफ क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो कितना हो जाएगा? अगर हम लोग ये वाला हम लोग चीज़ अप्लाई करें तो अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू व्हाट? QE होता है। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है? इलेक्ट्रॉन है, यानी कि EE, ठीक है, स्मॉल ई कैपिटल। और F कितना होता है? MA, वेर M इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस EE अपॉन कितना हो जाएगा? M। ये होगा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो निकल के आ रहा है ये टाउ है, तो इसमें उसको एक जगह ही डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा बोलिए तो? EE टाउ अपॉन क्या? M। ये बन गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, हम लोग अब कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द, अगर डेल Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन डेल T टाइम। अगर डेल Q जो है डेल T टाइम में चार्ज पास आउट होता है, ठीक है, ओके। तो ऐसे में जो क्या होगा? इस सेक्शन को क्रॉस करने में डेल T टाइम लग रहा है। इस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस सेक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इफ N बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन द गिवन वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, है ना, गिवन वॉल्यूम। n निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? n, मैंने टोटल कितना, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इंटू क्या, इसका वॉल्यूम, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बेस एरिया इंटू एल्टीट्यूड होगा ना भैया, a इंटू वाट, डेल एक्स, यही होगा ना, a इंटू वाट, डेल एक्स। सिलेंडर का बोलो टोटल वॉल्यूम कितना होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये h होता है, तो बेस एरिया इंटू यही तो होता है इसका, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर h। उसी तरह से a इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कितनी? बोलो बोलो बोलो, डेल एक्स, वी डी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो डिस्टेंस इक्वल टू वाट, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यानी वी डी इंटू वाट, डेल टी। ओके, वी डी इंटू डेल टी। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस वॉल्यूम से क्रॉस करके चला जाएगा, इस वॉल्यूम से क्रॉस करके चला जाएगा, ठीक है। तब डेल क्यू कितना होगा? डेल क्यू कितना होगा? डेल क्यू कितना होगा? ये हो गया इसका टोटल नंबर। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है इंटू एन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? ई एन। तो इसको यहाँ लिखेंगे तो जरा रीअरेंज करके, एन ई ए वी डी इंटू वाट, डेल टी, दैट इज वाट, डेल क्यू। डेल टी को इधर लाओ, डेल टी को इधर लाओ, एन ई ए क्या, वी डी, एन ई ए वी डी। तो डेल क्यू बाई डेल टी क्या लेते हैं? करंट। डेल क्यू बाई डेल टी क्या लेते हैं? करंट। तो आई इजकल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। तो ये आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या आ गया? रिलेशन। तो अब हम लोग एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी के लिए चलते हैं। हम लोगों ने अभी एक्सप्रेशन देखा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यानी ये वी डी होता है, ठीक है, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेस ई टाउ अपॉन एम होता है। तो चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो I इजकल टू एन ई ए वी डी का मतलब ई टाउ जी अपॉन एम, ठीक है। तो I इक्वल्स टू एन ई ए, ठीक है, और ये क्या, एन ई इंटू ए, ई स्क्वायर हो गया, है ना, ए हो गया, ओके, ए हो गया, ई हो गया अपॉन एम हुआ, और फिर क्या हो गया? टाउ हो गया, ठीक है, ओके। अब एक एक्सप्रेशन तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। एक चीज़ तो ये हो सकता है, आई अपॉन ए को यहाँ लाइए, आई अपॉन ए को यहाँ लाइए, है ना, आई अपॉन ए को यहाँ लाइए, तो क्या हो गया? देखो तो एन ई स्क्वायर ई एम इंटू कितना? टाउ। इसको क्या कहते हैं? जे। इसको क्या कहते हैं? जे। बड़ा जल्दी आ गया बच्चा रे। आई अपॉन ए, जे। तो जे इजकल टू एन ई स्क्वायर ई नेट टाउ एम और ई, ठीक है, ओके। तो E इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू कितना? जे, ठीक है। तो अब जरा सा अभी एक कंपेयर करें। E इक्वल्स टू क्या देखे थे अभी हम लोग? सिग्मा रो। E इजकल टू सिग्मा रो जी, E इजकल टू रो जे, रो जे देखे थे, ठीक है। अब कंपेयर कीजिए तो इन दोनों से कंपेयर कीजिए, ई इजकल टू रो जे, तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ क्या है? रो। दिस इम्प्लाइज कि करंट रेजिस्टिविटी इजकल टू एम एन ई स्क्वायर कितना? टाउ जी। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, वो क्या बात हो गई यहाँ पर? यहाँ पर बात आ रही है कि जो रेजिस्टिविटी होगा किस किस बात पर डिपेंड करेगा? तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का तो मास कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए फिर तब तो बेकार है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, तो उस पर भी चर्चा करना बेकार है। तब तो बात दो ही बच गई ना,
अगर रो के लिए बात देखें तो 2 ही बच गई, एन और क्या टाउ। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा किसी कंडक्टर के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी अगर कोई गुड कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर द गुड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर। दूसरा, ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अभी मैं थोड़ी देर पहले भी चर्चा करके बता रहा था, वो है क्या। एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम है। जब अगर मीन फ्री पाथ बड़ा होगा तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी क्या होगा, बड़ा होगा, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अगर बड़ा हुआ तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब उसका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। करेक्ट। तो गर्म करने पर क्यों किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? द क्वेश्चन इज दैट व्हाई हीटिंग अप इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हीटिंग अप करने से कंडक्टर के रेजिस्टेंस बढ़ने क्यों लगता है? रीज़न क्या होता है कि जब हीट अप करते हैं तो ये जो थर्मल एजिटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ जाता है। इससे फ्री पाथ क्या होगा, घट जाएगा। अरे जैसे मान लो आप हल्का हल्का हिल रहा है, तब इसके बीच में फ्री जगह ज़्यादा है आपके लिए निकलने के लिए, और अगर ये ज़्यादा हिलने लगे तो कम हो जाएगा ना जगह, ये जगह कम हो जाएगा ना निकलने के लिए, तो फ्री पाथ डिक्रीज़ कर जाता है। तो जब फ्री पाथ डिक्रीज़ कर जाएगा तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी डिक्रीज़ कर जाएगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज़ कर जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी इसकी बात। एक टर्म है मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को डिफाइन किया जाता है, लिटरेचर और टेचर्स में नहीं डालते, सीधा बात को समझिए। मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इससे लिया जाता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा है ई टाउ अपॉन एम, तो अगर इसको रख देते हैं तो ई टाउ अपॉन एम ई, है ना, एम ई से ई कट जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ई कट जाएगा तो क्या, ई टाउ अपॉन एम। ठीक है ना, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ज़्यादा तो इसका मोबिलिटी म्यू, मोबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन से मोबिलिटी का सीधा रिलेशन है, जिसमें टाइम ऑफ रिलैक्स क्या होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक वर्बल हम टच दे रहे हैं, उसको हम लिखने वाले नहीं हैं, है ना। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसको ऐसे समझिए, कुछ लिख लिखने। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है? एक शॉर्ट रेंज ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस में ही ओम्स लॉ वैलिड होता है। रीजन क्या होता है कि जैसे बहुत देर तक अगर कंडक्टर के थ्रू हमारा करंट अगर पास होने लगा तो कंडक्टर क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, और हीटअप होने से उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, ऐसे सिचुएशन में ये जो हम लोग V वर्सेज I ग्राफ देख रहे हैं कि V वर्सेज I ग्राफ जो है सो स्ट्रेट लाइन होगा, तो प्रैक्टिकली कुछ देर अगर करंट पास हो गया तो ये नहीं रहता है ना, करंट हमारा डिक्रीज़ करने लगता है। ये थोड़ा सा ग्राफ एक सर्टेन टाइम के बाद थोड़ा सा कर्व लेने लगता है ना। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, एक बार कंडक्टर के लिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनमें वोल्टेज बढ़ाने से कंडक्टर उसी रेशियो में बढ़ेगा, ऐसा नहीं है ना। जैसे जो सेमी कंडक्टर है ना, सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर से जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब ऐसे हैं जिनमें अगर आप क्या कर रहे होंगे, अगर आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे होंगे और करंट को देख रहे होंगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे होंगे और करंट को देख रहे होंगे, V वर्सेज I अगर आप देख रहे होंगे, तो आप जब पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बढ़ाएंगे तो कुछ देर के बाद देखिएगा क्या कि ये पहले धीरे धीरे बढ़ा था, अचानक से तेज हो गया, ऐसा कुछ होगा, है ना। अगर रिवर्स पोटेंशियल कीजिएगा तो कुछ और देखने को मिलेगा, डायोड के केस में, डायोड के केस में कुछ और प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे में बहुत सारे मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ को नहीं ओबे करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ओमिक सर्किट। सर्किट के अंदर अगर ऐसे कुछ मटेरियल है उसको क्या कहते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या नॉन ओमिक सर्किट भी बोल देते हैं। अगर सर्किट में कुछ इस टाइप का है तो नॉन ओमिक,
माने ओमिक्स कौन, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, नॉन ओमिक कौन, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो इस टाइप वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें घटते बढ़ते भी है। वैसे उसमें एक नाम है गैलियम आर्सेनाइड का। गैलियम आर्सेनाइड का एक नाम है जो क्या करता है, जो क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड है जिसको एक तरह का क्या बोलेंगे उसको, कंपाउंड है जिसमें वेरिएशन बड़ा अजीब तरीके को देखने को मिलता है ना। गैलियम आर्सेनाइड, हाँ, ये इसकी प्रॉपर्टी तो गजबे है, ये तो घटता बढ़ता रहता है। इसे बढ़ गया तो इसमें बढ़ गया तो बढ़ गया, या घट गया तो घट गया, ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा, गैलियम आर्सेनाइड में, गैलियम आर्सेनाइड में देखा जाएगा, आर्सेनाइड में, है ना, ये है, इसमें ये घटेगा बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर से घटने लगेगा, फिर बढ़ने लगेगा, है ना। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी देखने को हमको मिलती है। ठीक, चलिए एक रिलेशन फाइनली आज का देख करके तब आज की कहानी हम बंद करते हैं। अगला है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। एक रिलेशन डेवलप करता है, उस रिलेशन को हम लोग जाने और उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग समझें। एट एनी रो टी कहते हैं रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर। रो नॉट कहते हैं रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं, है ना। और टी ले रहे हैं टाइम, टी ले रहे हैं टेम्परेचर को, टी ले रहे हैं टेम्परेचर को। तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय टी, देन इसकी रेजिस्टिविटी रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, यानी कि 0 डिग्री का टेम्परेचर, 0 डिग्री का टेम्परेचर लिया जाएगा। कैपिटल से भी ले सकते हैं, स्मॉल से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेशन आता है टेम्परेचर के साथ में, ठीक है जी, ये रिलेशन आता है। अब यहाँ से आप देखिए, इसको रो नॉट को इधर दीजिए, 1 दीजिए, फलाना कीजिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू इससे निकाल करके लाएंगे तो रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट, ये बन जाता है। इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, माने टेम्परेचर के साथ क्या, उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने, ठीक है। ये है आपका चेंज इन रेजिस्टिव, चेंज इन रेजिस्टिव पर यूनिट रेजिस्टिव, चेंज इन पर यूनिट रेजिस्टिविटी, जरा मैं टर्म बोल रहा हूँ, ये जानिए, चेंज इन पर यूनिट रेजिस्टिविटी विथ चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कह रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो दौड़ा जाओगे, है ना। चेंज इन पर यूनिट रेजिस्टिविटी विथ चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जब आप टेबल अपने बुक से निकाल के देखिएगा तो रेजिस्टिविटी के लिए कहीं पर एक टेबल दिया होगा, दिया भी है कि नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है ना। रेजिस्टिविटी के साथ कहीं पर टेबल तो दिया था, मेरे को कहीं दिखा था, वो नहीं दिया है। तो खैर, जब हम एक अच्छा कंडक्टर कौन कहलाएगा, है ना, एक अच्छा कंडक्टर कौन कहलाएगा, जिसका ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो, कम। एक अच्छा कंडक्टर क्या हुआ,
ये विथ चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, चेंज इन 1 डिग्री। ये कि कोई अच्छा कंडक्टर कौन कहलाएगा, जिसका ये क्या हो, बहुत ज़्यादा। अगर ओम्स लॉ का ऑब्जेक्ट ये क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। निक्रोम वायर है ना, निक्रोम हीटर वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका क्या है कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा बढ़ती नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। तो कांस्टेंट पावर सप्लाई लेगा, वो पावर सप्लाई क्या लेगा, कांस्टेंट लेगा। नहीं तो अगर यदि उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो होगा क्या कि जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ा, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो उसके थ्रू क्या होगा, करंट जाना कम हो जाएगा। जब करंट जाना कम हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका पावर क्या होगा, घट जाएगा, है ना, पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो ऐसे में जब डिवाइसेस बनाए जाते हैं तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि उसमें हाई कोफिशिएंट वाले क्या लगे हों, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल लगे हुए हो, ठीक है। चलिए, तो आज मैं यहीं पर कहानी रोक रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो पता चला कि इधर आज ही निपट जाएगा।